गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स के हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं, जो सबसेल्स हैं, उनके अंदर ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी, ये हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे तो ये बहुत काम आएगा ये, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में हम दो तरह की स्पीशीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो हाइड्रोजन लाइक और एक मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज कौन सी होती हैं? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज वो होंगी जिनके अंदर या फिर जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक होता है, हीलियम प्लस, लिथियम 2+। दीज टाइप ऑफ स्पीशीज आर कॉल्ड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, है ना। जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हैं उनके अंदर कैसे होगा, कैसे देखेंगे। और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीशीज होती है उनके अंदर क्या होगा, देखो। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में ये देखा गया कि अगर ये एनर्जी है, इस तरह मैंने बना दिया ये एनर्जी, अगर ये 1s है, ठीक है, ये क्या है 1s, ये होगा 2s और ये होगा 2p। फिर उसके बाद 3s 3p 3d, ठीक है। 4s 4p एंड 4d 4f। तो ये हो गए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d एंड 4, ठीक है। ये पीछे वाली वीडियोस आपने देख ली होंगी, है ना, कि ये 1s कहां से आया, 2s क्या है, 2p क्या है ना, ये सारा के सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, डिटेल में। तो जो ये 1s है इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। अब होता क्या है कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में देखा गया कि जो ये तो एक ही हो गया 1s ऑर्बिटल। जब हम 2s की बात करेंगे, 2p की बात करेंगे, तो यहां ये जो ऑर्बिटल्स हैं और ये जो ऑर्बिटल्स हैं 3 और ये एक ऑर्बिटल ये हो गया, इन सभी की जो एनर्जी है ना वो क्या है, इक्वल, सिमिलर एनर्जी है। देखो अगर मैं यहां पे बात करूं, एक लेवल है, यहीं पे है ये ऑर्बिटल्स, तो एनर्जी इक्वल है इनकी। अगर मैं 3s 3p और 3d की बात करूं तो ये जो सारे हैं इनकी भी एनर्जी क्या है, इनकी भी एनर्जी इक्वल है। देखो इक्वल एनर्जी की। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और इनकी एनर्जी देखो बढ़ रही है ना, ऊपर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और ये जो ऑर्बिटल्स होंगे सारे के सारे, इनकी जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी, या फिर इनकी एनर्जी इक्वल इन सभी, ठीक है। मतलब 1s जो है, अगर मैं इनको लिखूं यहां पे कि जो 1s है उसकी एनर्जी कम है और 1s वाले से ज्यादा है 2s की, और 2s की जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी 2p की है। तो मैं लिख सकता हूं कि 2s बराबर और 2p, इन दोनों की एनर्जी बराबर होगी। फिर उसके बाद 3 जो s आएगा उसकी एनर्जी इससे ज्यादा, ये लो 3s, लेकिन 3p की एनर्जी 3s के बराबर है, तो बराबर होगा 3p, और 3d की एनर्जी इन दोनों के बराबर है, तो ये भी बराबर होगा 3d, ठीक है। फिर उसके बाद 4s आया,
4s की एनर्जी इससे ज्यादा लेकिन 4p की बराबर होगी, 4d की बराबर होगी और 4f की बराबर होगी। तो ये है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, है ना। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज मिलेगी आपको, है ना, कि देखो 2s और 2p की एनर्जी तो सिमिलर है ना भाई। 2s और 2p की एनर्जी क्या है, सिमिलर। जबकि s के लिए L की वैल्यू होती है 0 और p के लिए L की वैल्यू होती है 1, है ना। और सेम सेम यहां लिखेंगे, इसके लिए होती है 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, है ना। जबकि एजिमुथल क्वांटम नंबर 3s 3p और 3d के लिए डिफरेंट है, फिर भी 3s 3p और 3d की एनर्जी क्या है, इक्वल। सेम टू सेम यहां पे होगा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। एजिमुथल क्वांटम नंबर मतलब L की वैल्यू इनकी सभी के लिए अलग अलग है, लेकिन यहां पे मैंने देखा इस केस में 2s और 2p वाले केस में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको हम n से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू है 2। इससे पहले वाले में देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 1, आगे वाले में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हुई 3, उससे आगे वाले में हुई 4। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन देखो यहां पे अगर मैं बताऊं, सिर्फ और सिर्फ 2p वालों 2p और 3s की बात करें और 3p की बात, सॉरी 2p और 2s और 2p की बात करें, तो ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दो, ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दो। अगर 3s 3p और 3d की बात करें तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 3 3, लेकिन एजिमुथल क्वांटम नंबर वेरी कर रहे हैं। क्या एजिमुथल क्वांटम नंबर वेरी करने पे इनकी एनर्जी वेरी कर रही है? नहीं कर रही है, क्योंकि देखो अगर वेरी कर रही होती तो ये इसकी एनर्जी से ज्यादा या कम होती, इसकी एनर्जी से ज्यादा या कम होती इनसे, लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी एनर्जी इक्वल है। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है L, एजिमुथल क्वांटम नंबर इस चीज पे डिपेंड ही नहीं कर रही है एनर्जी की वैल्यू, और एनर्जी की वैल्यू डायरेक्ट डिपेंड कर रही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हैं उनके अंदर अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, तो L की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखना भाई, ये एक ऑर्बिटल हुआ, ये 3 ऑर्बिटल हुआ, इन 4 के 4 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, इक्वल। तो ऐसे सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, ये डीजेनरेट, क्या है ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है भाई। क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते क्या हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल होती है। तो यहां पे देखेंगे तो 5 ये और 4 ये सारे के सारे क्या हुए, ये भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हुए, क्योंकि इन सभी की एनर्जी इक्वल है। यहां पे जितने भी ऑर्बिटल्स हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, ये भी डीजेनरेट होंगे, क्योंकि यहां पे भी इन सभी की एनर्जी इक्वल है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, आया समझ में? द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी और हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर है? उनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में हमने देखा कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ रही है। अगर n की वैल्यू सेम है और L की वैल्यू बढ़ रही है तो एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसका मतलब L की वैल्यू जो कि एजिमुथल क्वांटम नंबर है ये उसके इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो डिपेंड किस पे कर रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। अब इसका रीजन क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड क्यों करती है ना? देखो, अगर मैं हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात करूं, ठीक है,
अगर मैं हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात करूं तो क्या होगा? अगर ये मेरे पास पहली सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है, तो इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे प्रेजेंट होगा ना, इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे प्रेजेंट होगा एक। और ये आप सभी जानते हो कि इसके बीच में जो ये न्यूक्लियस होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो यहां प्रेजेंट है एक, इस पे होता है नेगेटिव चार्ज, है ना। तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो गई, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, तो इनके बीच में होती है इंटरेक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, और इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये बाइंड रहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी लेवल में भी जा सकता है। यहां आ गया मान लो, अब यहां से फिर से एनर्जी गेन करके यहां जा सकता है, यहां से एनर्जी गेन करके यहां जा सकता है, और ये वापस भी आ सकता है, एनर्जी को रेडिएट करके यहां से यहां आ जाए, या फिर यहां से यहां आ जाए, या फिर यहां से यहां। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आगे भी जा सकता है, मतलब हायर एनर्जी लेवल स्टेट में, और एनर्जी को एमिट करके लोअर एनर्जी स्टेट में भी आ सकता है। तो अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यही क्या करेगी? इसको बाइंड करके रखेगी, है ना। अब L की वैल्यू पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा, N की वैल्यू पे डिपेंड क्यों कर रहा है ना, क्योंकि जब हमें सबसेल का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, सबसेल से लेना देना इसीलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसको इन्फ्लुएंस करने वाला। इसीलिए तो जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे यहाँ पे अभी, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वहां पे देखेंगे कि क्या और एडिशनल फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीसीज हैं, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हैं, इनके अंदर ये लिखा हमने कि अगर ये एक्साइट करके हाई एनर्जी लेवल में चले जाएंगे तो भी क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में वही अट्रैक्टिव फोर्स होगी, कोई रिपल्सिव फोर्स यहाँ है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो था ये था सारा की सारा हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। अब हम पढ़ेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन है, उनके केस में क्या होगा? देखो, अगर ये एनर्जी है, ठीक है, अगर ये 1s है और ये 2s है, तो यहां पे ये देखा गया कि 2p यहां है, फिर ये देखा गया कि 3s तो यहां है, 3p तो यहां है, 4s यहां है, 3d यहां है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में जो 2s और 2p की एनर्जी इक्वल थी, यहां पे वैसा सिस्टम नहीं है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में। यहां क्या है कि भले ही दोनों का क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, इसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, लेकिन कोई ना कोई तो और एक्सटर्नल फैक्टर है ऐसा जो इसको क्या कर रहा है? इसको क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है ना, मतलब इसको ये डिफाइन कर रहा है कि क्यों इनकी एनर्जी बढ़ रही है। अब यहां पे देखा हमने कि 2s और 2p की बात कर ली, जबकि दोनों के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है ना, दोनों के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है जो कि 2 है। तो 2s के केस में और 2p के केस में अगर यहां मैं L की वैल्यू देखूं तो L की वैल्यू इसके लिए 0 और इसके लिए 1 है ना, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि L की वैल्यू ज्यादा है ना, एजीमुथाल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। देखो यहां पे हम लगाएंगे n प्लस L, क्या लगाएंगे? n प्लस L। n है मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये है एजीमुथाल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है, एजीमुथाल क्वांटम नंबर आपको याद है ना,
0 होता है S के लिए, 1 होता है P के लिए, 2 होता है D के लिए और 3 होता है F के लिए। ये आपको याद है, ठीक है। तो निकाल लो 2s के लिए n प्लस l की वैल्यू कितनी होगी? 2s प्लस 1 के लिए l की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। क्लियर? और 2p के लिए कितनी हो जाएगी? 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो जिसकी n प्लस l की वैल्यू ज्यादा, लिख लो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n प्लस l हायर विल बी द एनर्जी। ठीक है, जिसकी भी n प्लस l वैल्यू ज्यादा होगी उसी की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब यहां देखो ये भी 2s और ये 2p है ना, ये 2s और ये 2p प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। अगर हम हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बात करते तो लिख देते कि दोनों की एनर्जी इक्वल है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। 2p की एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2s। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके केस में l की वैल्यू ज्यादा होगी, तो जिसकी n प्लस l वैल्यू ज्यादा उसी की एनर्जी ज्यादा। आया समझ में? अब 3s और 2p, अब 3s और 2p इन दोनों को कंपेयर करें। चलो अब 3s और 2p को कंपेयर करते हैं। 2p के लिए मैंने यहां पे ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। 2p के लिए n प्लस l वैल्यू बाई 3, तो 3s के लिए कितनी आएगी? n की वैल्यू 3 दे रखी है, s के लिए होती है 0 मतलब 3। अब क्या करेंगे भाई? 2p और 3s की तो n की वैल्यू सेम, n प्लस l की वैल्यू सेम है, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3। तो अब किसकी एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी एनर्जी कम होगी? अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इफ द n प्लस l वैल्यू सेम हो, किन्हीं भी दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम हो, then greater the value of principal quantum number, higher will be the energy। है ना? अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि n प्लस l वैल्यू दोनों के लिए सिमिलर हो, तो जिसकी ज्यादा n की वैल्यू होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसी की एनर्जी ज्यादा लेंगे। यहां पे देखेंगे 2s और 3p, हमने लिया 2s और 3p, यहां पे भी 2p और 3s, 2p और 3s, यहां पे भी 3 और यहां पे भी 3। तो इन दोनों के केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 जो है वो 3 है, ये कम है, तो 2p की एनर्जी कम होगी, 3s की एनर्जी ज्यादा होगी। आया समझ में? आया भी समझ में? अच्छा, अब 3s और 3p तो समझ में आ ही गया होगा, है ना? 3p और 4s भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है, सॉरी n प्लस l वैल्यू 4 है, इसके लिए भी n प्लस l वैल्यू 4 है। लेकिन यहाँ n की वैल्यू 3 होने की वजह से n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होने की वजह से 3p की एनर्जी कम है। अब यहां अगर इन दोनों के केस में देखें तो कर लेंगे 4s, जिसके लिए n प्लस l की वैल्यू 4 है, इसके लिए कितनी होगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, d के लिए होती है 2 मतलब इज इक्वल टू 5। तो देखो n प्लस l की वैल्यू ज्यादा है 3d के लिए, तो 4s से 3d की एनर्जी ज्यादा है। आई होप समझ में आया होगा। आया समझ में कि एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी। अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करते हैं तो ये होगा ट्रांसफर, ठीक है। अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करते हैं तो 2s और 2p दोनों की एनर्जी इक्वल होगी, ठीक है। और ये 2p में देखो ये 3 होते हैं ना, तो यहाँ पे 3 बना ले रहे, ठीक है। ये मैंने बनाए नहीं है, ठीक है। 4s है, 3d में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5,
क्लियर है भाई? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d क्लियर? ये बना लेते हैं ऑर्बिटल्स। ओके, तो ये था मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का केस। अब बात ये आती है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ऐसा क्यों होता है ना? अब ये वाला केस देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में। फिर उसके बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कंट्रोल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और अफबाउ प्रिंसिपल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा फर्स्ट, ये रही सेकंड सेल, ये रही थर्ड सेल, ये रही फोर्थ सेल, ठीक है? अब एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, मतलब ये सारे फील्ड है अच्छे से 2 8 का जो हम जैसे फील करते हैं। हमने समझाने के लिए मान लिया कि यहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब एक बात बताओ छोटी सी, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो क्या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी? बिल्कुल लगेगी, लगेगी ना? तो इनके बीच में देखो, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो क्या इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स नहीं लगेगी? भाई ये भी नेगेटिवली चार्ज और ये भी नेगेटिवली चार्ज, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ये भी एक इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज इनको बाइंड तो कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स को अप्लाई कर रहा है, लगा रहा है, लेकिन क्या इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स नहीं होगी? क्या इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स नहीं होगी? नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है ना? तो अगर ये नेगेटिव फोर्स होगी तो ये अनस्टेबल होना चाहिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तो अनस्टेबल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं वो ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स जो होंगी वो हमेशा क्या होंगी? ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स, ठीक है? इसीलिए क्या होगा? ये स्टेबल। अच्छा, अब क्या होता है अगर मैं बात करूं एस की, पी की, डी की और एफ सबसे, ठीक है? तो अगर एनर्जी की बात करूं मैं तो जनरली ये होता है इनके बीच में, है ना? पी की एनर्जी एस से ज्यादा होती है, डी की एनर्जी पी से ज्यादा होती है, एफ की एनर्जी से ज्यादा। लेकिन अभी मैं अगर शिल्डिंग इफेक्ट की बात करूं, शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है? शिल्डिंग इफेक्ट जो होगा वो किसका ज्यादा होगा, है ना? देखो, शिल्डिंग इफेक्ट की बात कर लेते हैं। शिल्डिंग इफेक्ट पहले होता क्या? अगर ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच में और इसके बीच में कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी, और जो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अगर मान लो यहां पे क्या है, यहां पे भी कोई ना कोई होगा एसपीडीएफ वगैरह में, है ना? तो ये क्या करेंगे कि शिल्ड बना लेंगे एक, ठीक है? क्या बना लेंगे? एक शिल्ड बना लेंगे। शिल्ड बनाने से क्या होगा कि जो अट्रैक्शन थी किस किस के बीच में, बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएगी अट्रैक्शन की? वो जो अट्रैक्शन थी इनके और इनके बीच में प्रेजेंट थी, वो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, है ना? तो इसी को हम क्या कहते हैं? शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? शिल्डिंग इफेक्ट। कि भाई ये क्या कर लेंगे? प्रोटेक्टिव लेयर बना लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनके बीच में जो इफेक्टिव फोर्स होगी वो कम हो जाएगी ना, और इसी को हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेंगे हम इसको, ठीक है, जितना चार्ज यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, वो जो चार्ज है कितना इफेक्टिवली लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को बाइंड करता है ना, कितना शिल्डिंग इफेक्ट होगा, कितना नहीं होगा, इस चीज पे डिपेंड है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक, ये हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी हम बात करते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। अभी हम बात करते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। इसके बाद हम बात करेंगे पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये 3 रूल हम पढ़ने वाले हैं। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? अफबाउ प्रिंसिपल हमें बताता है एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बताएगा? एनर्जी के बारे में बताएगा कि किसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी एनर्जी कम। ये अभी अभी हम पढ़ चुके हैं कि जिसकी n+L वैल्यू ज्यादा और उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। अगर n+L वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, 1s, चलो ऐसे नहीं, ऐसे बता दो कि 4f को 4d में किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो आप फटाफट बता दोगे कि 4f की एनर्जी ज्यादा है ना। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो तो आप ये देख लेना, ये बिल्कुल 100% काम करेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे अगर मैं बात करूं, इसके लिए l की वैल्यू 0 होगी, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। अगर n+L रूल लगाना है और इन दोनों में n की वैल्यू तो सेम है, तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? L। तो ये D है और ये F है, तो F के लिए L की वैल्यू 3 होगी, उसके लिए 2 होगी, तो इसी की ज्यादा होगी, है ना। अगर मैं बात करूं 5F एंड 7s, इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? अगर इन दोनों में बात करें तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी भाई? 5 के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 के लिए कितना होगा? 5 प्लस L की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए? 3, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8, और ये 7 प्लस 0 कितना होगा? 7, तो 5f की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर यहां 7s की जगह 7p ले लेते तो, अगर 7p ले लेते तो ये भी कितना हो जाता? 8 हो जाता। अभी भी अब किसकी एनर्जी ज्यादा होती? अब किसकी एनर्जी ज्यादा होती भाई? यहां पे इसके लिए भी 8 है और इसके लिए भी 8 है ना। अब इसकी एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि हायर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हायर विल बी द एनर्जी। अगर n+L वैल्यू सिमिलर आ रही है तो जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी वह उसी की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर यहां पे अगर हम बात करें 6d और 5p के बीच में, ठीक है, या फिर 5d और 6p के बीच में बात कर लें तो इसके लिए होगी n+1, मतलब 6 + 1 = 7 और 5 + 2 = 7। तो दोनों के लिए n+L वैल्यू 7 7 आ रही है, तो ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा है, मतलब 6p की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 5p, ठीक है। और यहां अगर हम 5f और 7p की बात करते हैं तो ये भी 8 आ रहा है, ये भी 8 आ रहा है, तो 7p की एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 5, ठीक है। ठीक है भाई, ये क्या था? ये कहता है अफबाउ प्रिंसिपल,
कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, जिस सबसेल की एनर्जी कम होगी, उसमें वो पहले फिल होगा। जो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले फिल किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक नॉर्मल ट्रेन बताऊं, नॉर्मल ट्रेन की बात करें, है ना, सबसे कम एनर्जी 1s की है, इससे ज्यादा होगी 2s की, फिर होगी 2p, फिर होगी 3s, फिर होगी 3p, उसके बाद आएगा 4s, उसके बाद आएगा 3d। यहां तक काम चल सकता है। ठीक है, 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, 30 तक यहां तक हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ये किसने बताया? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने ये कहा था, जब हमने क्वांटम नंबर पढ़े थे तभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था। इन्होंने ये कहा था कि भाई कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उनके लिए कभी भी सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स कभी भी क्या नहीं होंगे? इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगे 4 के 4 कभी भी। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या कहा, एक बात और कही उन्होंने कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और उन दोनों की जो स्पिन है वो होनी चाहिए मस्ट बी अपोजिट। दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए? दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास क्या है, एक ऑर्बिटल हुआ, है ना। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, अगर दूसरा भी इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल दिया, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल दिया, और ये बनाया मैंने थर्ड वन, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल दिया, तो एक और बना दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल दिया और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल दिया। तो इनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है? देखो, इन्होंने कहा कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 2 तो सभी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन स्पिन मस्ट बी अपोजिट। अगर एक की स्पिन +½ है तो दूसरे की -½ होनी चाहिए, या फिर एक की -½ है तो दूसरे की +½ होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? +½ होनी चाहिए। देखो, +½ गलत हुआ, -½ गलत हुआ, +½ बिल्कुल सही है, -½ बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, इस तरह से कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकते। इन्होंने कहा एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों की स्पिन मस्ट बी अपोजिट। दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। अगर दोनों की स्पिन अपोजिट है तभी बात बनेगी। अगर दोनों की स्पिन अगर सेम हो गई तो क्या हो जाएगा? देख लें एक बार, चलो। अगर दोनों की स्पिन सेम हो गई तो क्या हो जाएगा? तो चलो एक बार जल्दी जल्दी करके देख लेते हैं। ये बनाया मैंने 2s, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने 4 क्वांटम नंबर का सेट इधर लिखूंगा और इसके लिए इधर लिखूंगा। चलो लिखते हैं। अब इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 2। n के बाद लिखते हैं l की वैल्यू, s है तो s के लिए होती है 0। उसके बाद आया nl, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आएगा l के लिए? 0, है ना, क्योंकि जब ये 0 है -L2+L होता है तो ये भी 0 ही आएगा। फिर आएगा स्पिन क्वांटम नंबर, अपवार्ड स्पिन है, हमने लिखा इसको -½ अब ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग है ना। अब इसके लिए n की वैल्यू लिखी 2, l की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि 0 s है, ml की वैल्यू हो जाएगी 0, ms की वैल्यू हो जाएगी, देखो ये भी अपवार्ड है, हमने लिखा इसको भी +½ तो ये तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो था वो तो रूल वायलेट हो गया। उन्होंने कहा था कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता, है ना। इसीलिए कहा था कि अगर एक ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उनकी स्पिन मस्ट बी अपोजिट।
अगर स्पिन अपोजिट होगी तो ये प्लस हाफ ना होके माइनस हाफ हो जाएगा और अब ये दोनों क्वांटम नंबर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये कहा था इन्होंने कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कहा था कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों की स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। अब 2s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, s के अंदर तो एक ऑर्बिटल होता है तो 2 आएंगे। p के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, है ना, s के अंदर मैक्सिमम आ सकते हैं 2, p के अंदर मैक्सिमम आ सकते हैं 6, d के अंदर कितने आएंगे, d के अंदर ऑर्बिटल होते हैं 5, a के अंदर 2 तो 5 के अंदर 10, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। f की अगर मैं बात करूं तो f के पास 7 ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल 7 तो इलेक्ट्रॉन कितने 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। क्लियर। अब इसके बाद आता है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इन्होंने कहा कि भाई देखो इलेक्ट्रॉन जब फिल करते हो किसी भी ऑर्बिटल में, जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हर्ट्ज ने कहा कि मल्टीप्लिसिटी जो है ना मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। या फिर मैं कहूं, इन्होंने सिंपली ये कहा कि अगर हमारे पास हम 2p में इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहते हैं जबकि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और हमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, हम ऐसे फिल करेंगे 1 2 3 4। इन्होंने कहा कि पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डालो, अगर उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन बचता है तो फिर आप पेयरिंग कराने स्टार्ट करो। ठीक है, ये है बिल्कुल सही तरीका। लेकिन अगर आप ऐसे इलेक्ट्रॉन डालते हो, ये रहा आपका 2p 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा आपका गलत तरीका, क्योंकि ये हर्ट्ज रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। हर्ट्ज रूल ने क्या कहा, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन डालो, एक एक इलेक्ट्रॉन डालने के बाद उसके बाद पेयरिंग कराने स्टार्ट करो। ठीक है, तो अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं 2p के अंदर तो ऐसे डालेंगे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, ऐसे नहीं कि 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, ये गलत हो जाएगा। पहले 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। क्लियर हुआ। तो ये था हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये मल्टीप्लिसिटी बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है ना। टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम निकालते हैं 2s + 1 से। ठीक है, s क्या होती है, टोटल स्पिन होती है ना। अब टोटल स्पिन इसकी निकाल लो। अब देखो अगर 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो इसकी कितनी होगी, +12, इसकी भी कितनी होगी, हाफ, इससे भी कितनी होगी, +12 की होगी। ये हो जाएगा 3/2, है ना। ये क्या हो गया, 3/2। तो यहाँ पे 2 × 3/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 + 1 = 4 आया यहाँ पे आंसर। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने और हमने 3 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे फिल कर दिए 2p में, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ टोटल स्पिन निकालना कितनी होगी, +12 -12 +12, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, +12 बचेगी। अगर +12 बचेगी तो 2 × ½ + 1, 1 + 1 = 2। तो टोटल स्पिन जो मल्टीप्लिसिटी है वो किसके केस में ज्यादा है, इस केस में ज्यादा है ना, जब एक इलेक्ट्रॉन डाला था। तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये था मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब। या वैसे आप क्या करना है, वैसे भी आप ऐसे लिखना है कि सबसे पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, एक एक इलेक्ट्रॉन डालने के बाद हम क्या करेंगे, पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये था हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्लियर हुआ। तो आज हमने पढ़ा एनर्जी के बारे में, पढ़ा कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी, क्यों होगी। n+l रूल क्या है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l एजीमुथाल क्वांटम नंबर है। ठीक है, इनको डिटेल में हम क्वांटम नंबर वाले सेक्शन में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर क्या है, हमने पढ़ा अबव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हर्ट्ज रूल। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा। अबव प्रिंसिपल ने एनर्जी के बारे में बताया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कहा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने ये कहा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों की स्पिन मस्ट बी अपोजिट। और
हंस रूल ने कहा कि पहले एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे हर एक ऑर्बिटल में, उसके बाद पेयरिंग कराएंगे। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा पढ़ के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो तब तक ये पढ़ते रहिएगा आराम से। ठीक है, मन लगा के पढ़िएगा, एनसीईआरटी से रीडिंग जरूर लीजिएगा, अपने नोट्स बनाइए और कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल पूछिए। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।